बाई डेल्टा टी, यानी ऊपर आया चेंज इन वेलोसिटी और नीचे आया चेंज इन टाइम, तो समय के साथ कितना चेंज आया वेलोसिटी में, वही होगा मेरा एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर। अब डेल्टा वी को लिख सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डेल्टा टी को लिख सकता हूँ फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो अगर ऐसे लिख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारे पास जो टाइम दिया गया है डेल्टा टी वो एक फाइनाइट वैल्यू है बेटा, वो एक फाइनाइट वैल्यू है। बट दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है इंस्टेंटेनियस। अगर हम इंस्टेंट की बात करें तो जैसा वेलोसिटी एक्सेलरेशन उसमें बताया था स्पीड में और वेलोसिटी में, कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इनफाइनेटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर अनंत बार समय को तोड़ दिया गया और जितना सूक्ष्म समय हमें मिला छोटे से छोटा टाइम उसको बोल दिया इट इज सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर इनफाइनेटसिमली स्मॉल पार्ट ऑफ टाइम, उस समय में जितना डिस्प्लेसमेंट जितना चेंज हुआ वेलोसिटी में उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हमने टाइम पे लिमिट लगा दी, डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन कौन सा, इंस्टेंटेनियस वाला, और उसी को लिखते हैं डिफरेंशियल, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर डीवी बाई डी, वही होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये दो देखो, पहले ऊपर वाला है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, दिख रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही विद टाइम, और नीचे वाला है वो इनिशियली स्लो स्लो चलता है, फिर बाद में तेज तेज चलता जाता है, इनिशियली स्लो स्लो चलेगा और बाद में तेज तेज चलता चला जाएगा। तो ये आपको पता है कि नीचे वाला एक्सेलरेटेड मोशन है और ऊपर वाला मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी का दूसरा मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक, ये अब जो अभी देखा, जो अब पिछले स्लाइड में देखा है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व, जो कल देख रहे थे एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन शेयर करूंगा आपको, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, सब लोग करो इसको एक बार अटेम्प्ट। जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करना भाई सब लोग। और लेट लतीफ वाले बच्चे हैं ना, ये सबसे प्यारे बच्चे हैं, है ना। ये तब लगता है कि यार अब तो क्लास में जाना ही पड़ेगा, तब चलते हैं कि चलो यार अब तो चलते ही हैं। अच्छा बस एक बच्चे का आ गया है, बाकी आओ भाई चीता लोग सब लोग आओ फटाफट। आज मीडिया में क्या चल रहा है पता है? नो सर। नो सर। नो सर। एक 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 बाबा जी हैं, उनका नाम पता है, बागेश्वर बागेश्वर धाम पे जो बोलते हैं यूट्यूब पे यस आजकल, सर। उनको पकड़ सर उनको उनको मीडिया वाले ने पकड़ रखा है कि बताओ प्रूव करो कि तुम सच बोल रहे हो क्या। ठीक है यार, सबका अपना काम है। सर क्या बोला उन्होंने? किन्होंने? मीडिया वाले बोल रहे थे कि आप लोग बोल, आप जैसे वीडियो आपने देखी होंगी ना उनकी, तो वो बोलते रहते हैं ना यूट्यूब पे कि ये तुम्हारे वहां पे ये दिक्कत है वो दिक्कत है ऐसे है वैसे है, तो लोगों का मैच करता रहता है वो। तो मीडिया वाले बोल रहे हैं कि तुम लोग अंधविश्वास फैला रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो थोड़ा अपना साइंटिफिक उस तरीके से सोच रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम आपसे इंटरव्यू पूछेंगे, आपका टेस्ट लेंगे तो आप बताओ, नहीं तो आप ये सब नहीं करोगे। तो बोला ठीक है टेस्ट ले लो। अब मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, बट अभी तक तो ऐसा ही था कि मीडिया के आगे उनको कुछ करना था शायद, ऐसे कुछ चमत्कारी काम करना था। ठीक है, 10 बच्चों ने कर लिया, 11 बच्चों ने कर लिया। आंसर्स डालो चैट बॉक्स में। सर डाल दी। हाँ दिख गया बेटा। सही है भाई, सबका आंसर बी आ रहा है।
तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो अब, शाबाश भाई, मजा आ जाता है इस बैच में ना, इतने सारे अच्छे बच्चे आंसर देने वाले, पढ़ाकू बच्चे इधर हैं सारे, वो भी नीट के, और वो भी फिजिक्स में सिलेक्शन वाले हो तुम सारे। ठीक है भाई, ठीक है, तो क्लास के बाद तुमसे एक चीज शेयर करूंगा, फिर बताना कि जिसको कुछ रिक्वायर्ड हो कोई भी कंटेंट, सीधा संपर्क करें, मिल जाएगा। ठीक है, सर आइदर थ्रू पर्सनल ओके मैसेजेस सर और थ्रू वेबसाइट, जो मैंने वेबसाइट बनाई उसके थ्रू भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द टाइम इंटरवल 2 सेकंड से 4 सेकंड, 2 सेकंड से 4 सेकंड तक टाइम है, उसमें मुझे फाइंड आउट करना है एवरेज एक्सेलरेशन। अब पूछ लिया है इसने हवा में, तो कहाँ से मिलेगा? ग्राफ से मिलेगा, सीधी सी बात है। ग्राफ दिया है वेलोसिटी टाइम का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। भाई जब मैंने स्लोप के बारे में बताया था, किसी भी ग्राफ का स्लोप वो क्या होगा? जो क्वांटिटी वर्टिकल एक्सिस है पे है, डिवाइड कर दो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी है, तो v बाई टी क्या आया? ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ए सी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, दिस मींस आई हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकंड एंड t 4 सेकंड। जब समय 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में रहेगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये डेल्टा t रहेगा, उस ड्यूरेशन में आई हैव टू फाइंड आउट द स्लोप। तो बेटा यही होता है एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि v की फाइनल वैल्यू माइनस v की इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ मैग्नीट्यूड ही लिखूंगा, लिख मैं वेक्टर की फॉर्म में रहा हूँ, बट सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो ये t फाइनल t इनिशियल तो मुझे दिया है, t फाइनल 4 सेकंड है और t इनिशियल 2 सेकंड है, क्योंकि 2 से 4 सेकंड के बीच में ही हम देख रहे हैं, तो नीचे तो लिख देता हूँ 4 - 2। अब देखो 4 के करस्पॉन्डिंग जब टाइम था 4 यहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो मेरा वेलोसिटी कितना है? 10 है। जब समय था 2, तो इस समय इधर लेफ्ट में आए तो देखा 6 है, तो 10 - 6, फाइनल वेलोसिटी इज 10, जो कि 4 सेकंड पे है, और इनिशियल वेलोसिटी इज 6, जो कि 2 सेकंड के टाइम पे है। तो इसको कर दो, 10 - 6 इज 4, डिवाइडेड बाय 4 - 2 इज 2। 4/2 क्या होता है? 2। यूनिट अगर लेके चलोगे तो देखो यूनिट कहाँ से मिलेंगे? वर्टिकल एक्सिस पे मीटर पर सेकंड है, यानी कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो इधर लिख दो मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड, इधर मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड। मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड आएगा तो सेकंड से सेकंड मिलेगा और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर मीटर ही है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया यूनिट किसका? एवरेज एक्सेलरेशन का। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है बेटा, इसी का बैकग्राउंड में कर रखा है सॉल्यूशन, उसी सॉल्यूशन को देख लोगे तो जिंदगी आरामदायक हो जाएगी। देखो कैसे, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वैल्यूज पुट करती। अब एक इंपॉर्टेंट बात आई, ये हेयर एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू बराबर है, कैसे बताओ? देखो भाई, एवरेज एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दोनों बराबर कब रहते हैं? यही तो यार पिछले क्वेश्चंस में बताया था मैंने, तुम भूल जाते हो चीजों को। रुको कुछ याद दिलाता हूँ, इस क्वेश्चन को याद करो। यहाँ पे क्या बताया था? अगर स्लोप चेंज नहीं हो रहा बिटवीन टाइम इंटरवल्स, तो मतलब वहां पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्वांटिटी सेम रहेंगी। अगर स्लोप बदल नहीं रहा भाई, स्लोप नहीं बदल रहा, तो क्वांटिटीज क्या रहेंगी? सेम। फील करो, यहाँ पे क्या था? एक तो ये पॉइंट है जहाँ पे स्लोप की जो उसका ढलान जो है, स्लोप वो चेंज हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट के बीच के अंदर सेम रहेगी क्या? दोनों की दोनों क्वांटिटीज, इंस्टेंटेनियस भी और एवरेज क्वांटिटीज भी। तो एवरेज डिस्प्लेस एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ सेम रहने वाली है। इसी लॉजिक के हिसाब से अगर आप वहां जाते हो, जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूं मैं, तो देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम टाइम t इक्वल टू 2 और टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में बात कर रहे हैं। तो आप, ये स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि थीटा हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा। थीटा हर जगह कांस्टेंट रहेगा मतलब एट एवरी इंस्टेंट क्या? एट एवरी इंस्टेंट थीटा इज कांस्टेंट या स्लोप ऑफ द कर्व इज कांस्टेंट। तो उससे हमें साबित ये हो रहा है कि हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी सेम है, और वो किसके बराबर है? जो स्लोप है इसका, और वही किसके बराबर है? एवरेज
उसके बराबर एक्सेलरेशन। तो स्लोप हर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम है, किसके बराबर, टेंजेंट ऑफ थीटा, और वही मेरी एवरेज के बराबर है। तो दिस मींस जब भी स्ट्रेट लाइन कर्व रहेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा, तो इन दैट केस एवरेज एक्सेलरेशन या फिर एवरेज क्वांटिटीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज। ठीक, अब ये दूसरा सवाल है, ये भी करो सब लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे पूरा टाइम लगाएंगे सब लोग। ठीक है, मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में 15 बच्चों ने आंसर दिया, वैसे ही इसमें दो भाई, मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम्म हम्म। गड़बड़ हो जाएगी यार, तुम लोगों को आंसर दिख गया तो। नीचे जो है ना, जीरो से नीचे -1 और -2 है, यहाँ खाली थोड़ा गलत दिख रहा है आज इसकी वजह से। ये -1 है, ये -2 है, ये 0 है। सब लोग एक बार ट्राई करेंगे। यहाँ भी भाई एरिया अंडर द कर्व का ही कंसेप्ट है, दो ही चीजें आएंगी जब प्लॉट होगा, या तो स्लोप की बात होगी या एरिया अंडर द कर्व की बात होगी। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे जो स्लोप होता है वो जर्क को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि da/dt इज कॉल्ड एज जर्क। एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन इनटू टाइम अगर करते हो तो मुझे वेलोसिटी मिलती है। तो एरिया अंडर द कर्व ऑन एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इज नथिंग बट वेलोसिटी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी। अगर लिमिट्स के बीच में बात करते हो कि सर t1 और t2 के बीच में बताओगे, तो वो बेटा वेलोसिटी में चेंज होगा, यानी कि v2 माइनस v1 के बराबर होगा। तो अब ये हिंट है आपका, और ऊपर दिया गया सवाल है, निकालो फाइनल वेलोसिटी। विष्णु नाम की एक लड़की है या लड़का है, जो साइकिलिंग कर रहा है। कितनी स्पीड से, इनिशियल स्पीड उनकी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब 9 सेकंड तक वो एक्सेलरेट करता है, 9 सेकंड तक, ड्यू टू हवा, हवा के झोंके की वजह से 9 सेकंड तक एक्सेलरेशन आता है उसमें। और वो एक्सेलरेशन कितना आता है, दैट इज गिवन इन दिस ग्राफ, 80 ग्राफ। तो आप लोग इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, जो भी वैल्यू आएगी वो आपको चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगी। उस चेंज इन वेलोसिटी को ऐड कर दो इनिशियल वेलोसिटी में, तो मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वही मुझे पूछा गया है, निकालो। एरिया अंडर द कर्व, कर्व आपको दिख रहा है, ब्लू कलर से प्लॉट हो रखा है। तुम लोग ट्राई करो एक बार, मैं गर्म पानी पी लेता हूँ यार। जिनका हो जाएगा वो हैंड रेस करना बेटा।
देखो आपको दो एरियाज दिख रहे होंगे यहाँ पे, उनको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, एक बार रेड कलर से एक पार्ट को और दूसरे को किसी और कलर से कर दूंगा, ठीक है। तो देखो बेटा, एक तो ये एरिया है, एरिया अंडर द कर्व है ना, ये रेड कलर का ऐसा कुछ बन रहा है, ट्राइंगल है इसमें एक, और एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। दूसरा एरिया मिलेगा आपको ये नीचे वाला, जिसको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया, ठीक। तो आप आपको इन सब का एरिया फाइंड आउट करना है। पहला क्या होगा, एरिया नंबर 1, और दूसरा ये। तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। इन दोनों के एरिया को निकाल लो, पहले वाले को दो अलग भागों में डिवाइड कर लो, एक ये रेक्टेंगल बन जाएगा इधर वाला, जिसकी एक लेंथ आपको दिख रही है 3 है, दूसरी 4 है, और एक ट्राइंगल है जिसका बेस भी 4 है और हाइट भी 4 है। दो एरिया इनको ऐड कर लो पॉजिटिव में, और एक ये नेगेटिव वाला जिसका हाइट तो है कितनी -2 तक जा रहा है, तो 2 इसकी हाइट है और 2 ही इसका बेस है, इसका एरिया निकाल लो। जो पॉजिटिव साइड में उसको पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव वाले में नेगेटिव ले लो, तो कुछ वैल्यू आएगी, वो आएगी डेल्टा वी के बराबर। ये आप निकाल लोगे। फिर डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मुझे निकालनी है, इनिशियल मुझे गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, और डेल्टा वी आपकी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। डेल्टा वी वैल्यू आते ही वी एफ निकाल पाओगे, वी एफ ही आपको निकालना है। अब मैं और इंटर नहीं दूंगा, अब करो, अब मुझे आंसर्स चाहिए। जितना टाइम आप लोगे तब तक रुके हुए हम लोग। तन्वी आपका हो गया था क्या बेटा आंसर ये? अच्छा, कोई इशू नहीं है बेटा, ये रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल हो गए हैं, तो जिन बच्चों को नेटवर्क की वजह से इशू आ रहा है, वो लोग अगर ले पा रहे हो क्लास तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो बेटर है कि आप डिस्कनेक्ट करके रेस्ट कर लो, कोई टेंशन नहीं है। और जब ये रिकॉर्डिंग्स आपकी अपलोड हो जाएंगी तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा बेटा, है ना, कोई टेंशन नहीं है। है ना, अगर ले पा रहे हो तो ले लो क्लास, अगर ज़्यादा ही दिक्कत आ रहा है तो फिर टाइम वेस्ट मत करो अपना, कुछ और कर लो, ठीक है। कुछ भी काम नहीं है तो रेस्ट कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है यहाँ, ऐसा अटेंडेंस वगैरह का तो सीन है नहीं ना। तो दिक्कत आए तो आप लोग रिकॉर्डिंग्स मांग सकते हो, वो मिल जाएंगी, वो तो अभी है ही अवेलेबल, उसी प्लेलिस्ट में आने वाली है जो आपको शेयर की गई थी। एक बार फिर से लिंक डाल देता हूँ, आप रख लो तब के लिए उस लिंक को, है ना। तो बस उसी पे जाना, हो जाएगा। चैट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है जहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड होंगी, ठीक है। हो रखी हैं, कल की क्लास भी यहाँ पे अपलोडेड है,
तो कोई टेंशन नहीं है, रोज अब अपडेट हो रही है। जिन बच्चों को क्लास में दिक्कत आ जाए तो यहाँ पे जाके आप कर ही सकते हो, या किसी बच्चे का पीछे वाला छूट गया तो वो भी कवर अप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइव क्लास में आना बंद कर दो। यहाँ आओगे तो लाइव में जो क्वेश्चन करने का मजा है वो अपना मजा है ना। वहां पे थोड़े आपको वो रहेगा, वहां तो आप सीधा सोल्यूशन देख लोगे। तो किसी बच्चे का आया क्या, सोल्व हुआ क्या? अरे अब तो कर लो भाइयों बहनों, बच्चों बालिकाओं बालकों, कर लो। इतना हिंट देने के बाद भी ना कर पा रहे हो। अभी तो तुम्हें शाबाशी दी थी मैंने कि इतने बच्चे, इतने अच्छे बच्चे, ये बच्चे वो बच्चे। अरे सुनो, छोड़ दो अब सब कुछ, नहीं हो रहा तो। देखो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, कर्व दिख रहा है सबको कि जिस कर्व की बातें हो रही है इतनी बड़ी बड़ी, रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, यस यस सर। रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। मुझे इसी कर्व के एरिया अंडर द कर्व निकालना है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। क्या, जब टी आपका जीरो था, टी इक्वल्स टू जीरो से लेके टी इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स तक, तो टी इनिशियल हुआ दैट इज टी जीरो, टी फाइनल हुआ 9 सेकेंड। इन दोनों इंटरवल्स के बीच में मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो वो कहां से आएगी, एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन इनटू टाइम जब करते हो तो वैल्यू क्या आती है, वेलोसिटी। यही तो बताया था, किसी भी ग्राफ के लिए अगर आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई किया तो क्या महसूस हुआ, वेलोसिटी। अगर मैं डेल्टा टी रख दूं, यानी ए इंटू डेल्टा टी लिख दूं, तो वो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर। और यही था क्या, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो डेल्टा वी। अब मुझे जब मैं टी जीरो यानी टी आई से टी एफ तक की बात कर रहा हूँ तो मुझे डेल्टा वी मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व से। कौन सा एरिया, एक तो ये वाला, ये येलो कलर वाला, और दूसरा ये वाला नीचे इधर, इन दोनों को निकाल लो। पहला वाला एरिया है वो इतने वाले पार्ट का एरिया रहेगा, ये वाले का, ठीक है, इसका। इसमें दो टुकड़े बट जाएंगे, एक तो ये रेक्टेंगल जिसका डायमेंशन कितना है, हाइट तो इसकी 4 है और इसकी ब्रेड्थ है 3, 4 × 3 इसका एरिया आएगा। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इसकी हाइट भी 4 है और बेस भी 4 है, तो इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और तीसरा जो ट्राइंगल बच गया, इसका बेस 2 है और हाइट भी 2 है, इसका आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट ये नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन लगेगा, ऊपर वाला पॉजिटिव है तो उनके साथ, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन लगेगा। तो इनको सबको अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मुझे डेल्टा वी मिल जाएगा। डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 3 पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया, प्लस हाफ इंटू 4 × 4 ये ट्राइंगल का एरिया भी ऐड हो गया, माइनस हाफ इंटू 2 × 2। माइनस इसलिए लिया क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है एरिया भाई, तो इसलिए माइनस ले लिया। अब ये मुझे डेल्टा भी मिल जाएगा, 12 + 8 -2। क्यों, ये 12 आ गया, ये 8 आया और ये 2 आ गया, तो 12 में 8 जोड़ो और 2 माइनस कर दो, तो डेल्टा वी क्या मिला, डेल्टा वी इज इक्वल टू 18। 18 ठीक है। अब डेल्टा वी ही क्या है, डेल्टा वी क्या किसके बराबर है, यू सॉरी वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। वेलोसिटी इनिशियल मुझे क्वेश्चन में दी गई है, दिस मीन्स कि डेल्टा वी की वैल्यू पुट करी 18 इज इक्वल टू वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। इसको सोल्व करोगे तो 5 जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या आएगा, वी एफ इज इक्वल टू 18 + 5 दैट इज 23 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी आई। तो एक साइकिलिस्ट था जो साइकिलिंग कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड की वजह पर सेकंड से, फिर क्या हुआ कि विंड के ब्लास्ट से या विंड जो हवा के झोंके से उसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन लगा, और उस एक्सेलरेशन का डेटा मुझे इस ग्राफ पे दे रखा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। अब ये पूछ रहे हैं 9 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो 9 सेकंड्स तक का ही मुझे डेटा दे रखा है, यहाँ देखो 9 है, तो ये डेटा दे रखा है, इसी का मैंने एरिया अंडर द कर्व निकाला, मुझे डेल्टा वी मिल गया, डेल्टा वी को मैंने एडजस्ट करके फाइनली फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। अब ये कर पाओगे, देखो यहाँ सॉल्यूशन है, A1 दे रखा है, A2 ये थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ करके दिखा रखा है, कर लोगे अब, यस है ना। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो घर जाके इसको पढ़ोगे अच्छे से, आ जाएगा, ज्यादा कुछ बड़ी चीज है नहीं। एरिया अंडर द कर्व और स्लोप, इसकी पूरी कहानी दोबारा रिपीट करा रखी है, पहले ये क्वेश्चन करो
उसके बाद सारी समझाऊंगा, ठीक है। ये वाला करो। Yes, sir. यहाँ पे आपको दिया हुआ है, पहले खुद ट्राई करो। मैं हाँ कोई बात नहीं बेटा, जिनको इशू आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज वैसे साफ भी आ रही है किसी किसी बच्चे को, या सबको ही कट कट के आ रही है? सर साफ आ No, रही sir. है ना, तो साफ वो आ रही है. नेटवर्क की वजह से है बेटा इशू। उसके सर उसके नेटवर्क की उसके लिए वजह कुछ से। कर नहीं सकते, उसके लिए रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, बस इतना ही कर पाएंगे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। जितने बच्चों को नेटवर्क की दिक्कत आ रही है ना, वो जा सकते हो। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो भाई आराम करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हमारा एम क्या है, वी शुड बी एमिंग एट बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर टाइम। तो अगर आपको होमवर्क करना है, पेपर की तैयारी करनी है, तो वो कर लो। अगर वो नहीं हो रहा है तो रेस्ट कर लो, है ना। जबरदस्ती क्लास में बैठोगे, आवाज आएगी नहीं, कट कट के आ रही है, समझ नहीं आएगी, तो उससे बेटर है कि रेस्ट कर लो, है ना। रिकॉर्डिंग देख लेना जब नेटवर्क सही हो, क्या दिक्कत है। यस सर। अब देखो, पोजीशन वेक्टर आपको दिख रहा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन दिस। आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है ये। अब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 1। अब टाइम 1 की, जब टाइम 1 होगा तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट डिफरेंशियल क्या होता है, वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी। और एक्सेलरेशन क्या होता यस है, सर। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेकंड डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का दूसरा डिफरेंशियल क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मुझे पोजीशन वेक्टर दिया है, तो इसी को दूसरे टर्म्स में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू वेक्टर की फॉर्म में भी लिख देते हैं, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। तो आपको आर वेक्टर दे रखा है, आर वेक्टर को टी के हिसाब से 2 बार डिफरेंशिएट कर लो तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगी। जो भी वैल्यू आए उसमें टी की वैल्यू 1 रख देना, तो फिर आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे वेक्टर के। उनका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये होता है, आर अगर वेक्टर है, उसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो दैट इज नथिंग बट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ये उसके तीनों कंपोनेंट होते हैं, उनका स्क्वायर। ये तीनों सारी चीजें मिल मिला के निकाल लो। देखो 2 बच्चों का आंसर आ भी गया है, करो सब लोग। एक मिनट का और टाइम दे रहा हूँ, सब लोग कर लो, ज्यादा है नहीं कुछ इसमें, सिंपल आपको हिंट दे दिया बेटा। जिनका आ गया चैट बॉक्स में आंसर डाल दो। हम्म, सही है। एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो दो आंसर आए हैं। देखो कुछ परीक्षा बेटा आपको करेक्ट करना पड़ेगा। 50 आंसर इसका करेक्ट है, बट यहाँ पे कुछ बच्चे दे रहे हैं 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ बच्चे दे रहे हैं 50। तो कौन सा आंसर ज्यादा सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से? -250। 50 खाली बिना यूनिट के जो आंसर आएगा ना, वो ज्यादा सही है यहाँ पे, क्योंकि आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि कहीं भी ना तो मीटर का जिक्र है ना सेकंड स्क्वायर का जिक्र है। यस सर। आर दे रखा है, यहाँ टाइम के साथ सेकंड भी नहीं दिया, और यहाँ आर के साथ मीटर भी नहीं दिया। अगर यहाँ मीटर दिया होता, यहाँ सेकंड दिया होता, तो फिर आप लिखते 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर ये बात नहीं है, तो आप Yes, 50 sir. लिखोगे, ठीक है। ज्यादा Yes, इंपॉर्टेंट sir. बात नहीं है, बट हाँ फिर भी एक ध्यान देने लायक बात है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे बेटा, आपको आर वेक्टर दे रखा है,
पहला डिफरेंशिएशन ले लो तो वेलोसिटी आ जाएगा, फिर जो आंसर आए उसका सेकंड डिफरेंशियल ले लो तो आपको ये मिलने वाला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। अब देखो इसमें टी का फंक्शन ही नहीं बचा, ये चाहे जो मर्जी वैल्यू हो टी की 1 वैल्यू हो, चाहे टी की इनफाइनाइट वैल्यू हो, चाहे 0 वैल्यू हो। अब इसमें टी बचा ही नहीं, दिस मीन्स एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम, दिस मीन्स एक्सेलरेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया एक्सेलरेशन। तो अब चाहे कुछ भी वैल्यू हो टाइम की, एक्सेलरेशन रहने वाला है फिक्स, कितने 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप के बराबर, यानी एक्स डायरेक्शन में 30 और वाई डायरेक्शन में माइनस का 40, यही रहेगा। अब आपको वैल्यू निकालनी है तो यू जस्ट गो विद द मैग्नीट्यूड, आप निकाल लो इसको भाई, इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा, 30 का स्क्वायर प्लस माइनस 40 का स्क्वायर, ये सोल्व कर दो, आपको पता ही है वो मैजिक ट्रायंगल वाली चीज याद कर लो, अगर नहीं भी निकालने का मन हो तो उसमें यही तो था यार, 3 4 5, तो एक डायरेक्शन 3 4 5, 3 4 5 की रेशियो में है तो उस हिसाब से निकल जाएगा, ऐसे ही होगा हमेशा, 30 हो 40 हो या 50 हो। तो आपको पता है एक साइड 30 दूसरी 40, तो ये आने वाली है, या वैसे कैलकुलेट कर लो, 900 प्लस 1500 इसका अंडर करोगे तो 2500 का अंडर आएगा, तो आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 आएगा। अगर नहीं दिया हो, अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे रखे हो कि 50 भी दे रखा हो और 50 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर भी दे रखा हो, तो फिर टिक करोगे खाली 50 वाले को। और अगर क्वेश्चन में ऑप्शन ये दे रखे हो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 51 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सबके साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा रखा हो, तो फिर भैया थोड़ा दुखी मन से टिक कर देना किसको, इसको 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, है ना। अगर यूनिट नहीं दे रखा हो तो ज्यादा सही बात यह है कि यहाँ पे यूनिट कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी तो हो सकता है, तो इक्वली हम सर्टेन नहीं है, बट अगर एक ही यूनिट दे रखा हो तो फिर टिक कर देंगे अपन 50 मीटर पर सेकंड पे। ठीक है, शाबाश। Yes, sir. अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म का मतलब बताया था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ जब एक्सेलरेशन ना बदले ऐसी स्थिति को बोलेंगे कि इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि एक एक्सेलरेशन की वैल्यू है और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, चेंज ही नहीं हो रही है, तो ऐसे को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे पता चलेगा कि टाइम एक्सिस के साथ जो इसका एक्सेलरेशन है का प्लॉट है वो फिक्स्ड है, कहीं भी चले जाओ, तो जहां भी आप जा रहे हो एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स है। ठीक है, जितना मर्जी पर इसको ले लो। ठीक है, Yes, sir. तो ये हो गया, एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स रहने वाला है। तो ऐसे एक एक्सेलरेशन ग्राफ को बोलेंगे कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एरिया अंडर द ग्राफ अभी देखा हमने, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, क्या होता है बताओ, लास्ट स्लाइड में तो देखा है, एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्सेलरेशन टाइम, एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते थे, वर्टिकल एक्सिस को हॉरिजॉन्टल से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या था भाई, वेलोसिटी था यार, बताओ। तो जो ये ग्रे कलर का एरिया है दैट विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन T1 एंड T2, T1 और T2 के बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये ग्रे कलर का जो एरिया दिख रहा है, तो डेल्टा V बिटवीन T1 एंड T2। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा ये ग्रीन कलर का एरिया। इसी चीज को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे, एक टाइम है T1 दूसरा T2 है, तो एक्सेलरेशन तो इस रेक्टेंगल की हाइट थी जो a के बराबर है वो लिख दिया भाई, और dt क्या है T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ थी तो किया हमने ग्रे कलर के रेक्टेंगल के लिए, और उसी को दूसरे फॉर्म में लिखा, तो दैट वाज इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स T1 एंड T2, कि हम एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहते हैं कहाँ कहाँ पे, T1 और T2 के बीच में, उसी को हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया ये लेफ्ट साइड में। ठीक है, सॉरी राइट साइड में बेटा, ए डी टी ए टी टू माइनस टी वन वी एफ माइनस वी वन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। अब देखो ग्राफ में जिनको तकलीफ है उनके लिए 3 एक्स्ट्रा स्लाइड इसमें ऐड कर दी हमने। पहली है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की पूरी कहानी, फिर दूसरी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की पूरी कहानी, फिर तीसरी है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की पूरी कहानी। ठीक, यहां तक देखेंगे
आज की क्लास में, उसके बाद नहीं देख सकते हैं, इसके आगे का अभी भी टाइम है हमारे पास। देखो पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे एक ही चीज जो हमारी साइंस बनाती है, दैट इज स्लोप। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे जो चीज हो और हॉरिजॉन्टल पे हो, वर्टिकल एक्सिस पे क्या है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट है, और हॉरिजॉन्टल पे क्या है, टाइम। तो स्लोप यही होगा, दिस इज स्लोप। स्लोप इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या होता है, वेलोसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो होगा dx बाई dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज जो वर्टिकल एक्सिस पे है, टाइम में जो चेंज हॉरिजॉन्टल पे, dx बाई dt, दैट इज वेलोसिटी। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, इफ माय ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, यार खुजली चल रही है नाक में, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। हाँ, तो एक हमारा ऑब्जेक्ट है, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, दिस मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट वहीं पे फिक्स्ड है, उसका पोजीशन वहीं पे फिक्स्ड है, चेंज ही नहीं हो रहा। दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या फिर ऑब्जेक्ट को बोलेंगे स्टेशनरी है। स्टेशनरी बॉडी बोल लो तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मिलने वाला है। बाद में दूसरा केस हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कि एक इंटरवल ऑफ टाइम लेते जाओ बराबर बराबर, उनमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, दिस मींस कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसको बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन। तो उसका आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ऐसा दिखेगा। फिर आती है बात बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बॉडी एक्सेलरेट तो कर रही है बट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको सेकंड ऑर्डर ग्राफ मिलेगा ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम। तीसरा आता है बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। अब रिटार्ड कर रही है मतलब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसके उल्टे वाला कॉन्केविटी नीचे की साइड। बॉडी मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी, इनफाइनाइट वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा दिखेगा, बट बिल्कुल वर्टिकल लाइन। क्या केस हो सकता है, ये बॉल है, इसको मैं ऊपर फेंकूंगा तो ये जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे चली जाएगी तो क्या करेगी, पहले इसका मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में था, फिर सबसे ऊपर पहुंची, फिर डाउनवर्ड में आ गया। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे थी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, ऊपर गई, रुकी, फिर नीचे गिर गई। तो उस केस में क्या हुआ, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे थी तो वहां पे चेंज इन वेलोसिटी इनफाइनाइट आया उस इंस्टेंट पे। तो ऐसी स्थिति को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे ऐसे दिखाते हैं, जस्ट एक वर्टिकल लाइन। अब दूसरा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे दो चीजें देखनी होंगी, पहला तो स्लोप। स्लोप क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस पे है वेलोसिटी तो dv डिवाइडेड बाय dt। dv बाय dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन। और एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया करेगा वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज हम याद कर लेंगे यहाँ से। फिर इसमें भी वही केसेस बनने वाले हैं। देखो पहला आपको दिख रहा है वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी है अदर टाइम है, तो अगर ये कांस्टेंट है, ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, दिस मींस इट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, यानी कि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है। अब आप बताओ कि एक्सेलरेशन स्लोप था, स्लोप जीरो मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा यहाँ पे जीरो है, दिस मींस टेन थीटा जिसको हम स्लोप बोलते हैं वो भी जीरो है। तो मतलब यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली देखो सेकंड केस है कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, ये रहा, तो जीरो इनिशियल वेलोसिटी। जीरो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब यहाँ से पास हो रहा है, यानी कि हमने पढ़ा था ना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y की वैल्यू कुछ होगी एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे c जीरो है, यानी कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो इनिशियल वेलोसिटी होगी बेटा। और बाकी हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, दूसरा हो सकता है कि नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी के साथ रिटार्डेशन, वेलोसिटी घट रही है बट पहले इनिशियली नॉन जीरो थी। जीरो के साथ रिटार्डेशन, जीरो वेलोसिटी इनिशियली है तो रिटार्डेशन ऐसे, ये एक टाइप हो सकती है। फिर बात आती है मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंक्रीज करता जाए टाइम के साथ साथ, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर आ जाएगा भाई। ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ जर्क, ये क्वांटिटी होती है जर्क, नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा।
मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीज कर रहा है तो ये लो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये 6 टाइप के ग्राफ इधर होंगे। इनको देख लोगे, बार बार नोट्स में देखोगे तो चीजें याद होने लगेंगी, क्वेश्चंस होने लगेंगे। ठीक है, इससे अगला आता है एक्सेलरेशन टाइम। पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम देखा, फिर वेलोसिटी टाइम देखा, अब देख रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे 3 टाइप के ग्राफ मिलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले देख लेते हैं स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस पे फिजिकल क्वांटिटी है उसका चेंज डी ए, फिर हॉरिजॉन्टल वाले का यानी कि डी टी। टी ए बाई डी टी इज कॉल्ड एज जर्क। ये मैंने पहले ही बताया था आपको, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि एक सेकंड में कितना एक्सेलरेशन चेंज हुआ। ये ज्यादा कुछ आएगी नहीं सिलेबस में, बस नाम भर आ रहा है तो इसको जर्क बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी के चेंज को एक्सेलरेशन बोलते हैं, ऐसे एक्सेलरेशन के चेंज को जर्क बोलते हैं। दूसरा क्वांटिटी होगा एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्सेलरेशन टाइम। अभी 2 क्वेश्चंस करें इसी बेसिस पे, उससे हमें पता पड़ा कि एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड एज क्या, वेलोसिटी। अब पहला होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है तो भाई बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा जाएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये हमने देख लिया सब में। इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन यानी कि जर्क प्रेजेंट है तो ऐसे वर्टिकल, सॉरी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन। और वही रिटार्डेशन है, मतलब डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन नहीं सॉरी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ जर्क है तो ये ऐसे डाउनवर्ड आएगा। तो आपको ये ग्राफ्स याद रखने, 3 हो गए एक्सेलरेशन टाइम के, 6 हो गए वेलोसिटी टाइम के और 5 हो गए डिस्प्लेसमेंट टाइम के। तो ये बेसिक ग्राफ्स हैं, तो आपको याद रहें तो काफी क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, तो ग्राफिकल अप्रोच से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग इनको खास ध्यान से पढ़ लेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा, यस सर। है ना? Yes, sir. ये नोट्स में आ गए, बाकी इसके आगे की कहानी आगे पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ रहे क्योंकि 4-5 मिनट का ही टाइम बचा है। अब मैं कुछ एक दो चीजें आपको बता देता हूँ, इसको कल एज ए फ्रेश स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए एक दो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ।